हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम एक ऐसे एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल ऑफ द मिस्टीरियस क्रीचर्स। ये एक फैंटेसी, मिस्ट्री और सुपरनैचुरल एनिमे है जहां हमें कई अजीब और रहस्यमय क्रीचर्स देखने को मिलते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे कहानी ऐसे मोड़ लेती है कि हर एपिसोड में कुछ नया और चौंकाने वाला सामने आता है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे हीरो योशी से, जो एक खचाखच भरी बस में सफर कर रहा होता है। बस में इतनी भीड़ थी कि लोगों को ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही थी। तभी उसकी नजर अचानक एक प्रेग्नेंट लेडी पर पड़ती है, जो बेचारी इतनी भीड़ के बीच खड़े होकर सफर कर रही थी। ये देखकर योशी के अंदर का अच्छा इंसान तुरंत जाग जाता है। बिना एक सेकंड सोचे वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और बड़ी विनम्रता से कहता है, मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए। प्रेग्नेंट लेडी योशी की तरफ मुस्कुराकर उसे थैंक्स बोलती है और आराम से सीट पर बैठ जाती है। तभी कुछ लोग बस से उतरने लगते हैं। अब बस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लोगों को निकलने तक की जगह नहीं मिल रही थी, और हमारा सीधा साधा योशी दूसरों को रास्ता देने के लिए खुद शरीफ बनकर बस से नीचे उतरता है। लोगों की भीड़ अचानक वापस बस में चढ़ने लगती है और बेचारा योशी वापस अंदर घुस ही नहीं पाता। और इससे पहले कि वो खुद समझ पाता, धड़ाम, बस के दरवाजे बंद हो जाते हैं और बस उसे वहीं स्टैंड पर अकेला छोड़कर निकल जाती है। बस को जाते हुए देखकर योशी के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आता है जिसमें शौक, दर्द और गुस्सा तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। अगले ही पल वो पूरी ताकत से बस के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन बस तो हवा से बातें करती हुई गायब हो जाती है। रास्ते में लोग उसे अजीब तरीके से भागते हुए देख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई नया जीव देख लिया हो। वो इस शहर में जॉब की तलाश करने आया था। पहले तो उसे कोई काम नहीं मिला और अब ऊपर से उसकी बस भी उसे छोड़कर चली गई। मतलब किस्मत उससे जैसे दुश्मनी निकाल रही थी। इतनी लंबी रेस लगाने के बाद हमारे योशी भाई का पूरा सिस्टम हैंग हो चुका था। वो बुरी तरह थक जाता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। थक हार कर वो एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और अपनी बदकिस्मती के बारे में सोचने लगता है। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। शाम होने लगती है, तभी अचानक किसी की आवाज उसके कानों में पड़ती है। योशी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और जो नज़ारा वो देखता है, उसके ठीक ऊपर एक अजीब लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की उसे ही देख रही थी। उसने बिल्ली के कानों वाला हुड पहना हुआ था और हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस पकड़ा हुआ था। कुछ सेकंड तक हमारा हीरो बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर अचानक उसे एहसास होता है और वो घबरा कर कहता है, सॉरी, लगता है मुझे सोते सोते काफी देर हो गई। लड़की हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने आपकी नींद खराब कर दी। दरअसल मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। इसके बाद वो अपने बैग से एक पर्चा निकालती है और योशी को दिखाते हुए कहती है, मैं काफी देर से इस जगह को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे ये मिल ही नहीं रही। क्या आप इसे जानते हैं? लेकिन जैसे ही योशी उस पर्चे पर लिखा एड्रेस देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी से चिल्ल जाता है, अरे, ये तो मेरे ही घर का पता है। फिर योशी उससे पूछता है, लेकिन तुम मेरे घर का पता क्यों ढूंढ रही हो? लड़की मासूमियत से जवाब देती है, मैं रहने के लिए घर ढूंढ रही हूँ। पूरे दिन से इसे तलाश कर रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था। इसलिए मैं किसी से पूछना चाहती थी, पर इस पूरे पार्क में सिर्फ आप ही अकेले इंसान दिखाई दिए। योशी अपनी किस्मत पर खुद हैरान होकर कहता है, ओह अच्छा, हाँ, मेरा घर अभी भी किराए के लिए खाली है। लड़की एकदम हैरान और खुश होकर कहती है, वाह, क्या इत्तेफाक है, मैं सीधे मकान मालिक से ही आकर टकरा गई। योशी उस लड़की को देखकर अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, अरे ओ बिल्ली की मौसी, मेरा घर यहाँ से पूरे 10 किलोमीटर दूर है। वो हैरान होकर पूछता है, और तुम पूरे दिन से इस एड्रेस को यहाँ इस पार्क के आसपास ढूंढ रही हो? लड़की मासूमियत से झुककर कहती है, हाँ बिल्कुल। योशी अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचता है, भाई साहब, इस पार्क में मेरा घर ढूंढना वैसा ही है जैसे कोई नदी में डॉल्फिन ढूंढने निकल जाए, नामुमकिन। वो नक्शा हाथ में लेकर लड़की को समझाता है, ये देखो, इस पर साफ साफ लिखा है सदन सबब, दक्षिणी उपनगरिया शहर के बाहर। योशी कहता है, लेकिन ये व्हाइट स्टोन रोड तो शहर के बीचों बीच डाउनटाउन है। तुम व्हाइट स्टोन बिल्डिंग समझकर यहाँ आ गई, जबकि मेरा घर व्हाइट स्टोन सबर्ब में है। लड़की को अपनी गलती समझ आती है और वो एक बेहद अजीब और मजेदार चेहरा बनाती है। योशी एकदम रोने वाली शक्ल बनाकर सोचता है, हे भगवान, ये लड़की एड्रेस पढ़ते वक्त सिर्फ आगे के 2 अक्षर ही देखती है क्या? मेरी किस्मत ही खराब है कि मुझे ऐसी किराएदार मिली। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर योशी के सामने गिड़गिड़ाती है, प्लीज, क्या आप मुझे अपने साथ रहने दोगे? योशी बेचारा सीधा और शरीफ लड़का है। वो कहता है, चलो ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकती हो। अगले सीन में रात हो जाती है। वो दोनों बस में बैठकर योशी के घर की तरफ जा रहे थे। वहां लड़की योशी को अपना नाम बताती है, मेरा नाम लियू लिली है। योशी उसे देखता है और बहुत ही सीधा सा सवाल पूछता है, वैसे तुम्हें किसी अनजान इंसान के साथ ऐसे रात में आते हुए डर नहीं लगा? क्या तुम्हें किडनैप होने का डर नहीं है?
योशी आगे अपना सर पकड़कर कहता है, सोचो अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा होता तो? क्या पता मैं तुम्हारा असली मकान मालिक हूं ही नहीं, बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं। किडनैप शब्द सुनते ही लिली का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो शौक में आ जाती है। किडनैप? वो डर के मारे कांपने लगती है, अपनी उंगलियां भींच लेती है और बेहद डरी हुई आवाज में पूछती है, तो क्या आप कोई ह्यूमन ट्रैफिकर हो जो मुझे चबा चबा कर खा जाओगे? लिली अपनी ही धुन में डरते हुए डरावना मुंह बनाती है और कहती है, सिर से लेकर पैर तक कुरकुरी नमकीन की तरह मुझे पूरा चबा जाओगे क्या? उसका ये पागलों वाला डर देखकर योशी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है और अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे पागल लड़की, बिल्कुल नहीं, मैं कोई आदमखोर थोड़े ही हूं जो मैं तुम्हें खाऊंगा। योशी का हंसता हुआ चेहरा देखकर लिली चैन की सांस लेती है। उसके चेहरे पर मुस्कान आती है और वो कहती है, हश, चलो तब तो ठीक है। वैसे आपको पता है योशी, मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं मेरे साथ कोई कौन न हो जाए। योशी दूसरी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, भाई साहब, ये लड़की तो दुनिया की सबसे भोली प्राणी है। इसने इतनी जल्दी मेरी बात पर भरोसा भी कर लिया। इसे तो कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। आखिरकार बस एक सुनसान स्टैंड पर रुकती है और दोनों नीचे उतर जाते हैं। योशी हाथ उठाकर एक तरफ इशारा करता है और कहता है, लो जी, हम पहुंच गए। ये सबर्ब स्टॉप है। ये जो व्हाइट स्टोन रोड है ना, ये दरअसल एक बहुत ही पुरानी सड़क है। यहाँ से हमारे घर तक पहुंचने के लिए हमें इन तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। योशी आगे बढ़ता है। लिली अपना भारी भरकम सूटकेस खींचते हुए कहती है, ओ अच्छा, ऐसा है क्या? उफ। और वो गलियों के अंधेरे को देखकर थोड़ी असहज हो जाती है। दोनों सुनसान गली से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक लिली की सूटकेस किसी चीज में फंस जाता है। लिली उसे खींचने की कोशिश करती है लेकिन वो टस से मस नहीं होता। ये देखकर योशी एक जेंटलमैन होने के नाते योशी आगे बढ़ता है। वो मुस्कुराते हुए लिली से कहता है, तुम एक तरफ हो जाओ, मैं इसे निकाल देता हूँ। योशी को लगता है कि ये एक सामान्य सूटकेस है जिसे उठाना बेहद आसान होगा। वो सूटकेस के हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ता है, अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल योशी के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी पूरी जान लगा देता है, पर वो सूटकेस अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो हांफते हुए पीछे हट जाता है और हैरान होकर सोचने लगता है कि आखिर इस सूटकेस में ऐसा क्या भरा है। योशी को इस तरह बेबस और परेशान देखकर लिली आगे बढ़ती है और बिना किसी मेहनत के उस भारी भरकम सूटकेस को एक ही झटके में उठा लेती है। लिली की ये अकल्पनीय और डरावनी शारीरिक ताकत देखकर योशी पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो गहरे शौक में चला जाता है कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की आखिर इतने भारी सूटकेस को कैसे उठा सकती है। पर उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं था कि कोई उन पर नजर गड़ाए बैठा है। यहां से कुछ ही दूरी पर एक घर के छत पर कोई रहस्यमयी साया खड़ा है जो सीधे नीचे योशी और लिली को ही घूर रहा है। जैसे ही योशी और लिली आगे बढ़ते हैं, आसमान में पूर्णिमा का पूरा चांद बादलों से बाहर आ जाता है। चांद की रोशनी पड़ते ही अचानक माहौल का तापमान गिरने लगता है। लिली के शरीर में एक अजीब सी तड़प शुरू हो जाती है। योशी घबराकर पूछता है, लिली, क्या तुम ठीक हो? लेकिन लिली के पास जवाब देने का वक्त नहीं था। छत से सीधे हवा को चीरते हुए विवियन उनके ठीक सामने आ धमकती है। खतरा भांपकर लिली 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करती। योशी को बचाने के लिए वो उसे जोर से धक्का देकर एक तरफ कर देती है। योशी जमीन पर गिरता है और अपनी फटी आंखों से देखता है कि लिली का पूरा शरीर बदलने लगा है। उसके नाखून नुकीले हो जाते हैं, चेहरे के तेवर बदल जाते हैं और वो अपने असली खूंखार वेयरवुल्फ फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर योशी की सिट्टी पिट्टी गुन हो चुकी है। विवियन एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही कातिलाना वैम्पायर यानी पिशाचिनी है। विवियन की आंखें खून की तरह लाल हैं और उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान है। वो लिली को देखकर कहती है, तो तुम यहां छिपी बैठी हो गंदे कुत्ते। विवियन को देखते ही लिली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। विवियन अपनी जादुई ब्लडी एनर्जी से हवा में लाल रंग के खतरनाक वेव अटैक करती है, लेकिन लिली अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड से उन हमलों को चकमा देती है। लिली हवा में उछलकर अपने कड़क पंजों से सीधे विवियन के पंखों पर वार करती है। दोनों के टकराने से सड़क की कंक्रीट उखड़ने लगती है और आसपास के पेड़ों की पत्तियां हवा में उड़ने लगती हैं। विवियन अपनी वैम्पायर शक्तियों के दम पर लिली को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाती है, पर वो लिली को हरा नहीं पाती तो वो अपने पीछे से 2 विंग्स निकालकर ऊपर आसमान में आ जाती है। ये देखकर लिली की आंखें गुस्से में रेड ग्लो करने लगती हैं और वो जमीन से एक ईंट उठाकर सीधा विवियन पर थ्रो कर देती है, जिससे वो घायल हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद लिली सीधा योशी के पास जाकर सीधा उसका हालचाल पूछता है, लेकिन योशी बोलता है, आखिर तुम हो कौन? लिली उससे बोलता है, माफ करना, ये मेरी गलती थी, मेरी वजह से तुम भी खतरे में आ गए। तुम्हें अब शायद अपने घर जाना चाहिए, मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगी। ये कहकर वहां से जा ही रही थी, तभी योशी उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ,
तुम भले ही एक मॉन्स्टर हो, लेकिन उस समय तुमने ही मेरी जान बचाई थी, इसलिए तुम मेरे घर में रह सकती हो। और वैसे भी तुमने मुझे इस महीने की रेंट पहले ही दे दी है। फिर भी दोनों जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। योशी बोलता है, ये मेरा घर है और ये हमारा लिविंग रूम। योशी आखिरकार लिली को उसका नया कमरा दिखाता है। कमरा काफी साफ सुथरा और सुकूनदेह था। योशी मन ही मन सोचता है कि चलो, आज का ये लंबा और अजीबोगरीब दिन आखिरकार खत्म हुआ। वो लिली को गुड नाइट कहकर कमरे से बाहर निकलता है और सोने के लिए अपने रूम की तरफ बढ़ने ही वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आती है, लैंडलॉर्ड। उस अचानक आई आवाज को सुनकर योशी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है। लिली दरवाजे पर बेहद मासूम चेहरा बनाकर खड़ी थी, लेकिन उसके शब्द किसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जैसे थे। लिली बड़े ही कैजुअल अंदाज में पूछती है, वैसे मुझे एक और चीज़ जाननी थी कि आप मुझे रात में किसी गुप्त प्रयोगशाला में भेजेंगे और वहाँ मेरा विच्छेदन डिसेक्शन करेंगे क्या? मैंने सुना है कि अमेरिकियों ने प्रयोगों के लिए एलियंस का विच्छेदन किया था और चीन में तो इन्हें काटकर खाया भी जाता है। ये अजीबोगरीब और डरावनी बात सुनकर योशी का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसकी बची खुची नींद भी उड़ जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की सुबह जितनी मासूम दिखती है, रात को उतनी ही खतरनाक बातें क्यों करती है। लिली अपनी बात खत्म करके कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, गुड नाइट, और वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। आखिरकार योशी भी अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए, डर के मारे थर थर काँपते हुए थक हार कर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। तो गाइज, आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये एनिमे कैसा लगा और इस एपिसोड में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर।